नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत FM पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास ऑडियो बुक जिसका नाम है जनगणना में शिक्षक की ड्यूटी, एनिमिनेटर के लिए पूरी तैयारी, 34 सवाल और सावधानियाँ। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनगणना में एन्यूमरेटर यानी कि प्रगणक या गणनादार के रूप में क्या काम होता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और 34 सवालों को कैसे समझना चाहिए। अगर आपकी जनगणना में ड्यूटी लगी है और आपको एन्यूमरेटर यानी गणनादार के रूप में काम सौंपा गया है तो यह ऑडियो बुक आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि जनगणना सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है। यह देश के हर नागरिक, हर परिवार और हर घर की सही जानकारी इकट्ठा करने का एक राष्ट्रीय कार्य है और इस कार्य में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक के पास न सिर्फ शिक्षा होती है बल्कि अनुशासन, समझदारी, धैर्य और समाज में विश्वास भी होता है। इसी कारण शिक्षक को जनगणना कार्य में जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम विस्तार से समझेंगे एन्यूमरेटर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, जनगणना से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और 34 सवालों को कैसे सही तरीके से पूछना और दर्ज करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जनगणना के इस महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए आपकी सरलता के लिए इसे 14 टॉपिक में बांटा गया है और ये जानकारी मैं आपको 2 अलग अलग भाग की ऑडियो बुक के रूप में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनगणना की महत्वपूर्ण जानकारी के 1 से 7 टॉपिक का ऑडियो बुक का पहला भाग। पहला, एन्यूमरेटर कौन होता है। एन्यूमरेटर का अर्थ होता है गणना करने वाला व्यक्ति। जनगणना के दौरान एन्यूमरेटर घर घर जाकर परिवारों से आवश्यक जानकारी एकत्र करता है। उसका काम बहुत ही संवेदनशील और जिम्मेदारी भरा होता है, क्योंकि जो जानकारी वह दर्ज करता है वही आगे चलकर सरकारी रिकॉर्ड, योजनाओं, विकास कार्यों और नीतियों का आधार बनती है। इसलिए एन्यूमरेटर का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि सही जानकारी सही तरीके से और सही समय पर दर्ज करना है। एक अच्छा एन्यूमरेटर वही होता है जो विनम्र हो, धैर्यवान हो, सटीक हो और लोगों के साथ विश्वासपूर्ण व्यवहार करे। याद रखिए, जनगणना के दौरान हर घर में आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। आपका एक अच्छा व्यवहार सामने वाले व्यक्ति को सहयोग के लिए तैयार कर सकता है और आपकी एक जल्दबाजी में की गई गलती जानकारी को गलत बना सकती है। 2, शिक्षक को यह कार्य क्यों दिया जाता है। अब यह सवाल भी मन में आता है कि जनगणना में शिक्षक को ही क्यों लगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है विश्वसनीयता। शिक्षक समाज में ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं। वे पढ़े लिखे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और संवाद करने में सक्षम होते हैं। जनगणना का कार्य कोई साधारण सर्वे नहीं है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें जनता से जुड़ी सटीक और गोपनीय जानकारी ली जाती है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका उपयुक्त मानी जाती है। शिक्षक आदेशों को समझकर काम कर सकते हैं, जानकारी को व्यवस्थित रूप से भर सकते हैं और लोगों को सहजता से समझा सकते हैं। इसलिए जनगणना कार्य में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। 3, काम शुरू करने से पहले क्या तैयारी करें। जनगणना का काम शुरू करने से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पहले से तैयार होता है वही फील्ड में बेहतर काम कर पाता है। आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास निम्न बातें स्पष्ट हो। आपका क्षेत्र कौन सा है, आपको किन घरों में जाना है, किन फॉर्म या ऐप का उपयोग करना है, कौन कौन सी जानकारी भरनी है और किस क्रम में सवाल पूछने हैं। अगर प्रशिक्षण दिया गया है तो उसे ध्यान से समझे। जो भी निर्देश मिले हो
उन्हें नोट कर ले। मोबाइल ऐप या डिजिटल सिस्टम का अभ्यास पहले से कर ले ताकि मौके पर किसी तरह की दिक्कत न हो। साथ ही अपने साथ जरूरी सामग्री रखे, जैसे पहचान पत्र, नोट्स, पेन, मोबाइल डिवाइस और अन्य आवश्यक दस्तावेज। एक छोटी सी तैयारी बाद में बड़ी परेशानी से बचा सकती है। 4. फील्ड में जाने से पहले मानसिक तैयारी। जनगणना का काम केवल तकनीकी नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है, इसलिए फील्ड में जाने से पहले मानसिक रूप से भी तैयार रहना जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि हर परिवार तुरंत सहयोग नहीं करेगा। कई लोग व्यस्त होंगे, कुछ संदेह करेंगे और कुछ जानकारी देने में झिझक महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको शांत रहना है, नाराज नहीं होना है, दबाव नहीं डालना है और हर व्यक्ति से सम्मानपूर्वक बात करनी है। याद रखिए, जनगणना का सफल एन्यूमरेटर वही होता है जो हर स्थिति में संयम बनाए रखे। 5. परिवार से बातचीत कैसे करें। जब आप किसी घर पर जाएं, तो सबसे पहले नम्रता से अपना परिचय दें। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, नमस्कार, मैं जनगणना कार्य के लिए आया या आई हूँ। मुझे आपके परिवार से कुछ आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है। इस तरह की शुरुआत से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। बातचीत की शुरुआत हमेशा शिष्टाचार से करें। अगर परिवार के लोग व्यस्त हैं तो उनसे थोड़ा समय लेने की अनुमति लें। अगर वे तुरंत बात करने की स्थिति में नहीं है तो उन्हें आराम से समझाइए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सामने वाले को यह भरोसा दिलाएं कि यह जानकारी किसी व्यक्तिगत नुकसान के लिए नहीं बल्कि सरकारी प्रक्रिया के लिए है। जब परिवार आप पर भरोसा करेगा तब वह सही जानकारी देगा। 6. गोपनीयता का महत्व। जनगणना में जो जानकारी ली जाती है वह बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए गोपनीयता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको कभी भी किसी परिवार की जानकारी दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। नहीं बातचीत में ऐसी कोई बात करनी चाहिए जिससे परिवार असहज हो। जो भी सूचना मिले उसे केवल आधिकारिक कार्य के लिए उपयोग करना है। यह एक अच्छे इन्यूमिनेटर की पहचान है। गोपनीयता सिर्फ नियम नहीं है, यह विश्वास बनाए रखने की नींव है। 7वां, 34 सवालों को कैसे समझें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, जनगणना में पूछे जाने वाले 34 सवाल। इन सवालों का उद्देश्य सिर्फ नाम या संख्या पूछना नहीं होता, बल्कि परिवार, मकान, सुविधाएं, शिक्षा और जीवन स्तर की सही तस्वीर तैयार करना होता है। इन सवालों में आमतौर पर ये विषय शामिल हो सकते हैं: मकान की स्थिति, परिवार के सदस्यों की जानकारी, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय, रसोई, बिजली, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक विवरण। कुछ सवाल मकान से जुड़े होंगे, कुछ परिवार से और कुछ सुविधाओं से। इसलिए आपको हर सवाल को एक एक करके ध्यान से और स्पष्ट रूप से पूछना होगा। जल्दबाजी में सवाल न पूछे। अगर परिवार को सवाल समझ में न आए तो उसे सरल शब्दों में समझाएं। साथियों, इस पहले भाग में हमने एन्यूमिनेटर की भूमिका, शिक्षक की जिम्मेदारी, तैयारी, व्यवहार और गोपनीयता जैसे जरूरी बिंदुओं को समझा। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि जनगणना के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, डिजिटल प्रक्रिया में क्या सावधानियां रखनी है और इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ कैसे निभाना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे दूसरे भाग के साथ, जहां हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना, और ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर जल्दी से मिलेंगे भाग 2 के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय भारत, जय हिंद, अस्तु।